ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। 2 नए एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। शिक्षा के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना को मिली मंजूरी। सभी कॉलेज की टॉप 5 छात्राओं को दी जाएगी स्कूटी। रूस में फंसे कुशीनगर के मजदूरों ने लगाई गुहार। रूस की कंपनी में काम कर रहे भारतीय मजदूरों को पिछले 4 महीनों से नहीं मिला वेतन। हड़ताल करने पर कंपनी के बाउंसरों ने मजदूरों से की मारपीट। 4 मजदूरों को किया अपहरण। रूस में फंसे मजदूरों ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोले गए। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का बड़ा खतरा। राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और आप सभी का इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर, जहां पर रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। शुरुआत में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जहां सीएम योगी के आवास पर इस बैठक पर कैबिनेट मीटिंग में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए, जहां नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के कई विभागों के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी गई है। योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दे दी है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना, महिला छात्रावास शामिल है। महिला सशक्तिकरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से सभी कॉलेज की टॉप 5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। करीब 50,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दूसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु शोध पीठ की स्थापना का, और तीसरा था हमारे यहाँ पे वसंत महिला महाविद्यालय राजकोट में एक महिला छात्रावास का। तो जहाँ तक सवाल, मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूँ कि महिला सशक्तिकरण उद्देश्य पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की। सुरेश खन्ना ने यूपी कैबिनेट के विभिन्न बैठकों में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा के लिए 1725 नई बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है और राज्य में 49 नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए सौगात भी दी गई है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में प्रति क्विंटल 175 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में आने वाले जिला पंचायत द्वारा पास किए गए नक्शों को अब विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के जलालबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि योगी सरकार का मुख्य ध्यान जमीनी स्तर पर सुधार, सुविधाओं का विस्तार और विकास कार्यों पर केंद्रित है। तथा आपात सेवा एक आपातकालीन सेवा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की दिशा में त्वरित आसानी से आग को बुझाने में समय पर सहायता पहुंचाना।
प्रदेश में तंग गलियों, भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम गैस और रासायनिक संयंत्रों में लगने वाली आग, एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा केमिकल्स में व पेंट जैसे तरल पदार्थों वाली दुकानों व गोदामों में लगी आग को बुझाने हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ 44 वाटर टेंडर क्षमता 25 लीटर एवं 5 फोम टेंडर क्षमता 5000 + 500 लीटर का क्रय निर्माण किया जाना आवश्यक। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी गई है। साथ ही दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को भी घोर निंदा जताई गई है। इस पर प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लोग हमीरपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कॉल दिया है। मेरा नाम दीपराज परमार है, जनता दल यूनाइटेड से मैं बुंदेलखंड संयोजक हूँ। हमारा भूख हड़ताल जो है वो सोनम वांगचुक के समर्थन में है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को इलीगल डिटेन करके सफदरगंज अस्पताल में रखा गया है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से उनको हटा दिया गया है इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। और जब से उनको डिटेन किया गया है तब से आंदोलन और मुखरता से तेज़ी से बढ़ा है। दूसरा, आज की बात कर रहा हूँ, कल पुलिस ने वहाँ, सरकार ने 163 धारा लागू कर दी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि आज की सुबह होगी और वो छात्र वहाँ से मार्च करके संसद का घेराव करेंगे। वहीं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अलग अलग प्रत्यावेदन भेजा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त से आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा प्रतिदिन गिरफ्तारियों, निरुद्ध व्यक्तियों, FIR, रिहाई एवं अन्य आवश्यक तथ्यों का सार्वजनिक बुलेटिन जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आंदोलन के दौरान मानवाधिकारों के संरक्षण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निगरानी हेतु स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। आजाद अधिकार सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से छात्रों से जुड़े आंदोलन से संबंधित समस्त साक्ष्यों के संरक्षण और इस प्रकरण में प्रतिदिन का डेली बुलेटिन निर्गत किए जाने की मांग की है। साथ ही हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल इस संबंध में ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की है, ताकि आंदोलनकारियों के मानवाधिकारों की अविलंब रक्षा हो सके। अगली खबर, अयोध्या में रामपुर के मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय को बचाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में रामपुर जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई गई है। सपा नेताओं ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में कोई कमी या अनियमितता पाई गई है तो उसे सुधार कर या जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि भवनों को ध्वस्त करके। इस दौरान पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जहां सभी जाति और धर्म के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में मधुशाला खुल सकती है, लेकिन पाठशाला नहीं खुल सकती। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो पार्टी से बचाने के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाएगी। गौरतलब है कि रामपुर जिला प्रशासन ने हाल ही में मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के 38 भवनों को अवैध बताते हुए गिराने की घोषणा की है। रामपुर के जिला प्रशासन द्वारा मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय, जो बच्चों की पढ़ाई का एक मंदिर है, जिसको बहुत ही परिश्रम से खून पसीने से सींचकर हम सबके नेता आदरणीय आजम खान साहब ने बनाया था, जहां पर हर जाति, धर्म, हर मजहब, बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। द्वेषपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन द्वारा उसके भवनों को गिराने का आदेश दिया गया है। आज हम लोगों ने पूरी महानगर कमेटी, हमारे पार्षद और सभी हमारे सम्मानित नेतागण ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। उसमें हमारी ये मांग है कि अगर कहीं कोई त्रुटि है
तो प्रशासन द्वारा उस त्रुटि को ठीक करने का समय दिया जाए। अगली खबर, गाजीपुर में सीएमओ कार्यालय के पास संचालित ट्रॉमा सेंटर को महर्षि स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज में मर्ज किए जाने के फैसले को लेकर विरोध तेज हो गया है। छात्र संघ के नेताओं ने इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि इससे गरीब मरीजों को मिलने वाली 24 घंटे की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित होगी और इलाज का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि इस व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। दरअसल सीएमओ के अधीन संचालित ट्रॉमा सेंटर को मेडिकल कॉलेज के अधीन किए जाने की प्रक्रिया शुरू होते ही छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में अब तक मरीजों को 24 घंटे निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मर्ज होने के बाद मरीजों को उनके तीमारदारों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के उपकरण और संसाधनों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। इसी दौरान विरोध के बीच जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि ट्रॉमा सेंटर को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे और अधिक आधुनिक तथा सुविधायुक्त बनाने के लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग के अधीन किया जा रहा है। देखिए, ट्रॉमा सेंटर को हम लोग फंक्शनल कराने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर अभी तक जो था वो स्वास्थ्य विभाग के पास था। आगे हम लोग भविष्य में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि ज़्यादा इक्विप्ड है, जिला अस्पताल भी वही चला रहे हैं, उनको हम लोग देने का कार्य योजना बना रहे हैं। इससे वहाँ पे बेहतर सुविधाएं दी जा पाएंगी और जनता को राहत भी मिलेगी। इसमें जिन लोगों का विरोध है वो अपनी बात रखें, और धरना देने से तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात रखें और उनकी समस्याओं का जो है हम लोग गौर करके जो भी नियम पूर्वक निस्तारण है वो करेंगे। देखिए, ट्रॉमा सेंटर जो है वो एक अलग यूनिट है। उसका जो भी धनराशि है, अगर मान लीजिए ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, उसका भी निर्धारण अभी हुआ नहीं है। मेरा नाम प्रदुमन सिंह यादव है और छात्र नेता पीजी कॉलेज, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भावरकोर प्रथम। जरूरत इस बात की है कि अभी शनिवार के दिन मैं मौजूद था। मेरे आंखों के सामने यहाँ का सीसीटीवी कैमरा, यहाँ की एसी, यहाँ की बेड और यहाँ व्हील चेयर और तमाम दवाइयाँ और बहुत सारी चीजें, पता नहीं किसके आदेशानुसार उसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, कहीं और रखा जा रहा था। तो मुझे शंका हुई, तो मैंने उस समय यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, जिन लोगों द्वारा इस सामान को कहीं और रखाया जा रहा था उनसे पूछा तो वो लोग बोले कि सीएमओ के आदेश पे ये सब हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर रूस में काम करने गए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के 2 मजदूरों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दोनों का आरोप है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं वहां पिछले 4 महीनों से हजारों भारतीय मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। मजदूरों का कहना है कि वेतन की मांग को लेकर चल रही हड़ताल के दौरान कंपनी ने बाउंसरों से मारपीट कराई, जिसमें 4 भारतीय मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया और उन्हें अपने साथ ले जाया गया है। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। दरअसल कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी निवासी दिनेश चौरसिया और रहसू निवासी राजेश गौंड रूस के आमूर क्षेत्र में स्थित यामाटा नामक पेट्रोलियम एवं गैस प्लांट कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम करने गए हैं। दोनों ने रूस से वीडियो जारी कर अपनी आपबीती साझा की है। उनका कहना है कि कंपनी में कार्यरत हजारों भारतीय मजदूरों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे सभी मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार चौरसिया है। मैं तुरपट्टी महुआ का रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं मॉस्को से 7000 किलोमीटर दूर अमूर में रहता हूँ। यहाँ पे कंपनी का काम चलता है। 4 महीना से कंपनी किसी को सैलरी नहीं दे रहा है। इसके बाद से स्ट्राइक हुआ है लगभग 5 दिन से। तो कल से 4 आदमी को उठा के लेके गया है कंपनी, और बाउंसर से उन लोगों को मार पीट करा रहा है। और उसके बाद से और सैलरी नहीं देने के कारण मतलब सोच रहा है कि बाउंसर से मारपीट करा के और सब लोगों को इंडिया भेज दिया जाए। मेरा नाम राजेश गौड़ है। मैं जिला कुशीनगर का रहने वाला हूँ। गांव का नाम रसू बाजार है। हम लोग एमता कंपनी में काम करने आए थे। हम लोग को बहुत प्रेशर दिया जा रहा है। 4 महीना से सैलरी हम लोग को बाकी है। बाउंसर बुलवा कर हम लोग को मारपीट करवा जा रहा है और 4 आदमी को उठा के लेके गया है लोग। अभी तक पता वो आदमी का नहीं है, बोल रहा है कल आएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाकर बड़ा एक्शन लिया है। जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने अभियान के तहत कुल 29 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 8 वांछित अभियुक्त और 21 वारंटी शामिल हैं।
पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या के प्रयास, चोरी, लूट और फ्रॉड समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसपी कौशाम्बी सत्यनारायण ने बताया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है। इनके खिलाफ काफी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद कौशाम्बी में अपराध एवं अपराध पर रोकथाम के लिए जनपद पुलिस के सभी थानों द्वारा वांछित और वारंटियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। इसी ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आज सभी थानों द्वारा 8 वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 21 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए माननीय न्यायालय से रिमांड करवा के उनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। हरिद्वार और नरौरा से छोड़े गए पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का बहाव तेज हो गया है। जिला प्रशासन जल स्तर की लगातार निगरानी भी कर रही है। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने 176 गांवों को बाढ़ संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। साथ ही 35 बाढ़ चौकियां, 101 राहत शरणालय और 1100 राहत किट तैयार रखी गई हैं। राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यदि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होती रही और बैराजों से और पानी छोड़ा गया तो नदी किनारे के निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन के कंट्रोल रूम से संपर्क करने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं हरिद्वार और नरेरा बैराज के गेट खोले गए, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। उसी क्रम में कानपुर में जो गंगा नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने चिंता जताते हुए 176 गांवों को चिन्हित किया है जो बाढ़ संभावित गांव हैं। इन्हीं गांवों के बचावों के लिए 35 बाढ़ की चौकियां तैयार की जा चुकी हैं। 101 शेल्टर हाउस की तैयारी की जा चुकी है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए राहत किट की तो लगभग 1100 राहत किटें तैयार है, यानी कि जिला प्रशासन पूरी तरह किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। और इसी के क्रम में जिला प्रशासन ने लोगों को निर्देशित भी किया है कि लोग नदी किनारे से जाने से बचे और जिन जगह पर बाढ़ आने की संभावना ऐसी जगहों पर ना जाएं। जिला प्रशासन ने लोगों को यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी समय कोई आपात स्थिति आती है तो तत्काल उन्हें सूचना दी जाए। मैं सहयोगी चाहूंगा पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि ये जो डैम है, ये 30 के 30 जो गेट हैं ये खोल दिए गए हैं, जिससे जो जल स्तर था नदी का लगातार जो बढ़ रहा था, जो बहाव था तेजी से, उससे लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि जो गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं ऐसे गांव बाढ़ की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। जहां एक तरफ जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी किनारे जाने से बचे, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि लोग अभी भी नदी का जो जल स्तर बढ़ा है उसके बावजूद भी नदी के किनारे लगातार आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिला अधिकारी और भी जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज़, कानपुर। वहीं बाराबंकी में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और शारदा और गिरिजा बैराज से छोड़े गए 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सरयू नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती गांवों में बाढ़ की आशंका बढ़ा दी है। तेज बहाव से नदी के किनारों पर कटान भी तेज हो चुका है। तहसील रामनगर में लगातार नदी में समा रही किसानों की उपजाऊ जमीन, इससे रामनगर तहसील के तटवर्ती गांव बेलहरी, बाबा परवा, सरसंडा, हेतमापुर, उदिया, कोडरी सहित कई गांवों में ग्रामीण चिंतित हैं। कई किसानों की बीघों कृषि भूमि पहले ही कटान की भेंट चढ़ चुकी है। कटान का दायरा लगातार बढ़ने से यहां बाढ़ के पानी के घरों में घुसने का भी अंदेशा है। तहसील प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। बाढ़ चौकी की स्थापना और स्थिति गंभीर होने पर ग्रामीणों के सुरक्षित स्थान पर भेजने के सारे इंतजाम होने के दावे भी किए जा रहे हैं। अगली खबर, कन्नौज में चोरों ने कंपोजिट शराब ठेके को अपना निशाना बनाया है। शराब ठेके के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं चोर ठेके में लगे
सीसीटीवी कैमरे तोड़कर अपने साथ ले गए हैं। ये मामला अकबरपुर स्थित एक कंपोजिट शराब ठेके का बताया जा रहा है, जहां देर रात बेखौफ चोरों ने देसी शराब और बियर की दुकान को निशाना बनाया। चोर शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुस गए और नकदी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर अपने साथ ले गए। सुबह जब दुकान पर पहुंचे कर्मचारी ने शटर का ताला टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। तत्काल ठेका मालिक अमित को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मालिक ने दुकान के अंदर सामान बिखरा देखा और चोरी की पुष्टि होने पर पुलिस को सूचना दी। मंगलवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।